हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। एनसीईआरटी सीरीज के अंदर आज हम दूसरा चैप्टर कवर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है आपका फेडरलिज्म। पहला चैप्टर जो पावर शेयरिंग था, उसके अंदर हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल पावर शेयरिंग में वहीं पे दे रखा है कि आप इसको अगले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है आज फेडरलिज्म, इसके अंदर हम और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और आपका लोकल गवर्नमेंट में। आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर आज का फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, it is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। ये बन गया आपका पहला सवाल। डिफाइन फेडरलिज्म। पहला सवाल जो आपका 10th बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है, क्या होता है फेडरलिज्म? आइए समझते हैं। फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर हम पावर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। किसके बीच में? आपका जो सेंट्रल अथॉरिटी है और जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं कंट्री के अंदर, जो अलग अलग यूनिट्स है उनके बीच में। ठीक है, ऐसा ही होता है। आज अगर अपन इसको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से लें तो स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल है, ठीक है, फिर वाइस प्रिंसिपल है, फिर आपके अलग अलग क्लास कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो कोई भी काम है तो उसको प्रॉपर वे में एक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रादर देन कि प्रिंसिपल ही सारा काम कर रहे हैं। नहीं, जो जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन से उन्हें को काम बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर है। पहला जो सवाल आपका इस चैप्टर से बन रहा है वो है डिफाइन फेडरलिज्म। रिवाइज कर लेते हैं क्या है। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच क्या पावर्स क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। किसके बीच में हो रही है? सेंट्रल और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में लेकर के रखें और साथ में रिवाइज करते हुए चलें। जहां जहां मैं बता रहा हूं आप क्वेश्चन लिखते हुए चलना। ये आपका पहला सवाल बन गया है। आइए देखते हैं। यूजुअली फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर अपन बात करें तो आपके 2 लेवल रहते हैं फेडरेशन के। ठीक है, पहला क्या रहता है? वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री that is usually responsible for few subjects of common national interest. The other are government at the level of provinces that look after much of day-to-day administration of the state. Both these levels of government enjoy their power independent of the other. भाई बिल्कुल सही बात है। आज अपन इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ओवरऑल आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपका ये एक स्टेट गवर्नमेंट है। अब मैं आपको बता दूं, अगर करेंसी की बात अपन करें, करेंसी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। आरबीआई अपनी करेंसी छापता है। ऐसा थोड़ी कोई स्टेट कह देगा कल से हम अपनी खुद की करेंसी छापेंगे। गुजरात है, केरला है, बोले हमारी अलग से करेंसी चलेगी। नहीं, उनको ये अपन ने पावर दे ही नहीं रखी। अपन ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन। और अपन स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर आपका पुलिस, डे टू डे एक्टिविटी देखते हैं ना अपन, कई बार मूवीज में देखते हैं, कहीं पे अपन पढ़ते हैं हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है। तो इससे हमारे को ये चीज समझ में आ रही है कि एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है जो ओवरऑल पूरा कंट्री को लुक कर रही है, और एक है आपका स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलरली अपने स्टेट के अंदर जो डे टू डे एक्टिविटीज है उन्हें प्रॉपरली मैनेज किया जाए उसको लुक आफ्टर करती हैं। बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर। अपने अपने काम डिफाइंड है और वो अपने अपने काम करती रहती है। अब आता है आपका दूसरा जो टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो है यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम। ठीक है आपका, आइए देखते हैं। यूनिटरी सिस्टम, फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। अंडर द यूनिटरी सिस्टम इधर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान देना, इधर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ तो एक ही सरकार रहेगी, या अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट भी हम फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या रहेगी? आपका सबऑर्डिनेट रहेगी। फिर से पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से समझो। इधर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इनके अधीन कार्य करेंगे यूनिटरी सिस्टम के अंदर।
द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो लोकल गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। फिर से समझ लेते हैं एक बार, जल्दीबाजी नहीं करनी है। यूनिटरी सिस्टम आपका या तो एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, या अगर उसको सबऑर्डिनेट भी किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है, तो वो किसके अधीन कार्य करेंगे, जो आपका सेंट्रल लेवल है। ठीक है, आपका आइए आगे पीछे एक बार देख लें। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिटरी सिस्टम। अब आके देखते हैं अपन आपका की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। बट इससे पहले एक सवाल यहाँ पर मैं लिख देता हूं। जो सवाल बनता है आपका, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है। यूनिटरी तो अपन ने समझ लिया, अब की फीचर से पहले एक बार फेडरल सिस्टम भी बात कर लेते हैं। वहां पर क्या है, वहां पर आपका सेंट्रल अपना काम कर रहा है, स्टेट अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है वो सेंट्रल के सबऑर्डिनेट है। तो एक सवाल तो अभी क्या बना आपका, डिफाइन फेडरलिज्म। दूसरा सवाल जो 3 नंबर में बन रहा है वो क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ऐसी 2 कंट्रीज बतानी है जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम चलता है, और ऐसी 2 कंट्रीज बतानी है जहाँ पे फेडरल सिस्टम चलता है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। अब जो तीसरा आपका टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर, वो है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पेपर में, 5 नंबर में आता है, आ भी चुका है कई बार पहले 10th बोर्ड के पेपर में। एक एक करके इसके पॉइंट्स को हम समझते हैं और यहीं पे याद करते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है आपका बेटा, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये तो अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, तो पहला पॉइंट तो हमें याद हो गया। फेडरलिज्म में क्या है, 2 या उससे ज्यादा लेवल रहते हैं गवर्नमेंट के। एग्जाम्पल याद रखना है स्कूल वाला, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्लास कोऑर्डिनेटर या सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर, काम को बांट रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 या उससे ज्यादा लेवल रहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब कैसे समझे, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपन। जब अपन अपना पासपोर्ट बनाते हैं तो वहां पे सेंट्रल लेवल पे भी जो पासपोर्ट का ऑफिस है प्रॉपरली आपका स्क्रूटनी होती है, और एक लोकल लेवल पे भी जो आपका पुलिस स्टेशन है, वहां से कोई पर्सन आएंगे वेरीफाई करने की आप भैया कब से रहे यहाँ पे, और जो भी उन्हें चेक करना होगा चेक करते हुए जाएंगे। तो आपका डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजन्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, आपने नया मोबाइल परचेस किया, उसमें जो बिल आया आप देखेंगे उसके अंदर एक तो होता है सेंट्रल जीएसटी CGST, और एक होता है स्टेट GST। मतलब 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजन्स। आई होप समझ में आ गया होगा। हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हमें कंसेप्ट भी क्लियर होता जाए। केवल हमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पढ़ करके रट लेना है, उसका कंसेप्ट भी समझना है। तीसरा है थर्ड, द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब किस लेवल पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता रखा है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। अब अपने खुद के स्तर पर अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए ऑलरेडी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है उसके हिसाब से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ताकि कोई दिक्कत आए नहीं अपने को आगे। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन आप ऐसे थोड़ी बदल सकते हो। अगर उसके फंडामेंटल प्रोविजंस को आपको क्या करना है, चेंज करना है, तो आपको फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं
उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, उनसे भी एक बार पूछना पड़ेगा कि हम बदलाव कर रहे हैं, आपकी भी इसमें हमें सहमति चाहिए। एग्जाम्पल के तौर में अगर घर पे अपन कार लेकर के आ रहे हैं तो एक बार सारे फैमिली मेंबर्स बैठ के डिस्कशन करते हैं कौन सी कार लेनी है, किस कलर की लेनी है, क्या बजट रहेगा, अलग अलग चीजें। वैसे ही जब कोई मेजर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बदलाव करना है तो सेंट्रल के साथ स्टेट्स को भी हमें क्या करना है, साथ में लेते हुए चलना है। 50% स्टेट्स प्रोविजन है, आगे हम इसको भी पढ़ने वाले हैं, दे रखा है आपके चैप्टर में। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective power। अब हमारे पास क्या है, कोर्ट्स हैं जो कि क्या करते हैं, उनके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। अगर कई बार कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा कानून बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर के बियॉन्ड जा रहा है, तो ये इसको चेक करते हैं। दे हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रॉपरली आप इसको समझ लें। इसके अलावा जो हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है। इट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब कौन से डिस्प्यूट, दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो गए नदी के पानी को लेकर के, दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो गए बॉर्डर को लेकर के, स्टेट बॉर्डर को लेकर के, तो इन सबको रिजॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए हमारे पास हमारा जुडिशरी सिस्टम बैठा हुआ है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। आपका सोर्सेस पहले से क्लियरली डिफाइंड है कि जो इनकम जनरेट हो रही है वो सेंट्रल में जाएगी, स्टेट में जाएगी या लोकल में जाएगी। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मोबाइल वाला ले लें वापस से। आपने मोबाइल खरीदा, बिल आया आपके पास, उसमें सेंट्रल टैक्स भी गया और स्टेट लेवल पे टैक्स भी गया। अब लोकल अगर आप बात करें, आप अपने लोकेलिटी में किसी पार्क में घूमने गए और वहां पे आपने 10 रुपीज का टिकट परचेज किया, तो ये कहाँ जाएगा, आपका लोकल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, आओ इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पहला पॉइंट तो याद ही नहीं रखना, हमें वैसे ही पता है तो समझ में आएगा, 2 लेवल रहते हैं। दूसरा, आपका सेम सिटीजन्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न कर रहे हैं। क्या एग्जाम्पल था हमारा, पासपोर्ट वाला। दूसरा एग्जाम्पल टैक्स वाला भी है, पासपोर्ट से याद रह जाएगा। तीसरा, जुडिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबको अपनी अपनी पावर्स, क्या क्या काम करना है, सब स्पेसिफाइड है। चौथा, फंडामेंटल प्रोविजंस आप अकेले चेंज नहीं करोगे, स्टेट को भी साथ में लेना पड़ेगा। पांचवा, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कभी इस तरह का कोई मुद्दा आता है तो कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करके जो क्या सही है क्या गलत है वो बता सकें। ठीक है। छठा, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली डिफाइंड। इसमें हम अपना ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं, टैक्स वाला। ठीक है, टैक्स वाला। सेवंथ, द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। ये इस 2 नंबर में आ सकता है आपका अलग से। व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम, ये आपका क्वेश्चन मार्क कर लेना। वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये भी आ सकता है पेपर में। व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम? पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब हमें क्या करना है भैया, हमारी कंट्री के अंदर यूनिटी को मेंटेन करते हुए चलना है। और वो कैसे मेंटेन हो सकती है? प्रॉपरली जब लॉ एंड ऑर्डर जो सिस्टम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है आपका अलग अलग लेवल पे। हमने बॉर्डर पे हमारे पास हमारी आर्मी तैनात है, हमारे पास सीआरपीएफ रहता है, आपका पुलिस रहती है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। तो कहीं पर भी कुछ भी किसी तरह की मिसहैपनिंग होती ही, जैसे ही लॉ थोड़ा सा भी अगर सिचुएशन अगर क्या हो रही है, बियॉन्ड द लॉ जा रही है, तो उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अब हमारे पास अलग अलग राज्यों में अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेज है, फूड हैबिट्स हैं, पहनावा अलग अलग है, बट सबको हम साथ लेकर के चलते हैं। सबका साथ सबका विकास। तो बेसिक सी चीज ये अब निकल करके आ रही, जितना हमने पढ़ लिया अभी तक, कि चीज़ों को अगर समझते हुए चलेंगे तो बड़ा आसान रहेगा, और हम केवल उन्हें बिना लॉजिक के याद करते हुए चलेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत
हो जाएगी। यूनिटी क्या बताया, हमें अलग अलग लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है। दूसरा, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, हर जगह अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी जिसको हम सबको अकोमोडेट कर लेते हैं, सबको साथ में लेते हुए चलते हैं। Two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. बिल्कुल सही बात है, सरकारें इस चीज को मान लें कि हमें पावर को शेयर करना है। They should also trust that each would abide by its part of the agreement. हर कोई अपने अपने पार्ट को अच्छे से बखूबी निभाएगा। There are two kinds of route through which federations have been formed. अब आपका एक और क्वेश्चन बन गया, difference between coming together and holding together. डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आइए, पहले अपना कमिंग टुगेदर दे रखा है। कमिंग टुगेदर नाम से पता पड़ रहा है साथ में आ रहे हैं। इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स दैट आर कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। यूएसए, अलग अलग स्टेट्स जरूरत पड़ने पर साथ आ जाएंगे। So that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. एग्जाम्पल क्या है हमारा, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ पे याद कैसे रखना है इसको, यूएसए के यू से पूरा यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। मतलब अगर आपको यूएसए याद है तो इससे आप बाकी की दो कंट्री भी याद कर सकते हो, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। एक और बार मेरे साथ बोलेंगे जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यहीं पर आपको तीनों कंट्री याद हो गई। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब कमिंग टुगेदर में सभी के पास इक्वल पावर रहती है। ये 3 नंबर में आता है बेटा, तो 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे आराम से बनते हुए दिख रहे हैं। अब होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर हमने होल्ड कर रखा है। अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में अपन ने अलग अलग स्टेट्स को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। सारी स्टेट्स एक साथ हमने होल्ड कर रखी हैं, ठीक है। और पावर्स को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अभी बताया था ना, अपना सेंट्रल लेवल पे बनेगी करेंसी, तो स्टेट थोड़ी बोलेगी हम करेंसी अलग से छापेंगे, जबकि पुलिस वाला काम स्टेट को दे दिया अपन ने। अब एग्जाम्पल क्या है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। कैसे याद करना है, क्या ट्रिक है हमारी, एक बहुत पुराना बैंक है हमारे इंडिया में, एसबीआई, ऐसे याद कर सकते हैं। स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, एसबीआई बैंक के थ्रू इसको हम याद रख सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन स्टेट्स। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे अगर अपन बात करें, इंडिया भी है इसके अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स। वेरी ऑफन different constituent units of the federation have unequal power, some units are granted special power। ये प्रोविजन अभी अपन आगे पढ़ लेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने एकदम ही सब चीजें इक्वल कर रखी है, कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर दे रखी है। कैसे सर, पहले आर्टिकल 370, आपकी जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी एनसीईआरटी की, वहां पर आर्टिकल 370 दे रखा था, जम्मू कश्मीर के बारे में दे रखा था। अभी नई वाली बुक जो आई है उसमें आर्टिकल 371 का दे दिया, ठीक है। अब जो टॉपिक आता है वो है आपका व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। चलो देखते हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। कैसे इसका आंसर बनता है देखेंगे, और क्या इस टॉपिक के अंदर दे रखा है समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग राज्यों का समूह, संघ। ये 1 नंबर में आता है। पहली बात तो इसको आप याद रखना है, ये कई बार पेपर में आ चुका है आपके। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को क्या बोल रखा है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन,
द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो आपका अब देखते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, एंड द स्टेट गवर्नमेंट। लेटर अ थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम। तो एक तो हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे 3 टायर हो गए। अब देखते हैं आगे। ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ऑन जुरिडिक्शन। पहली बात तो सबका अपना अपना क्षेत्र अधिकार है। स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब वो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आइए देखते हैं। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से लगातार पेपर में सवाल आते रहते हैं। यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट और रेसिडुअरी लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है, इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हम एक चीज याद रखें, सोशल साइंस में हमें कंसेप्ट समझ में आ गया है, बट उसको आंसर शीट में कैसे लिखना है ये भी बहुत जरूरी है। कई बार आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया स्कूल में, आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया, बट उसको लिखना कैसे। तो कुछ वर्ड्स होते हैं हमारी बुक के अंदर, जो हम नोट्स बनाते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, उनको अंडरलाइन कर लीजिए, सर्किल बना लीजिए। उन वर्ड्स को जब आप अपने आंसर में पुटअप करेंगे तो आंसर और अच्छा आपका रिप्रेजेंट होगा। जब कॉपी चेक होएगी तो आप और अच्छे तरीके से नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इस बात पे हमें विशेष ध्यान देना है कि हम जो भी चैप्टर हमने पढ़ लिया उसके कुछ क्वेश्चंस अपने कॉपी में लिख करके देखें, क्या हम वो आंसर्स लिख पा रहे हैं, क्या हम आंसर फ्रेम कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे तो प्रैक्टिस करें। आइए वापिस से पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को। इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। बहुत सिंपल सी ट्रिक के साथ इसको हमने याद कर रखा है। आपका FB अपॉन DC, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, डिफेंस, कम्युनिकेशन और करेंसी। एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, वो FB नहीं चलाता और जो डाउट क्लास है उसको अटेंड करता है। छोटी छोटी ट्रिक्स है जिनको हम बना के रखते हैं ताकि बच्चे उसको जब पेपर में आए तो आराम से सॉल्व कर पाए। वापिस से सुने क्या ट्रिक है। एक बच्चा है जो कि फेसबुक नहीं चलाता क्योंकि पढ़ाई करता है वो तो, और डाउट क्लास को वो आराम से अटेंड करता है। FB अपॉन DC यूनियन के लिए। स्टेट के लिए आपका देखते हैं क्या दे रखा है, कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। अब ये स्टेट की बात हो रही है तो लोकल इंपॉर्टेंस में कौन कौन से हैं आपके सब्जेक्ट, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। PTCAI, इसको 5-7 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। मैंने ऐसे ही बच्चों को याद करवाया है क्लास के अंदर। आप बस PTCAI 5-6 बार बोलते जाएं 2-3 दिन तक, आपको याद रहेगा स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब दिक्कत जो आती है बच्चों को कई बार आती है कि ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। ट्रेड व्यापार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कॉमर्स एक बड़ा सब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर ट्रेड भी आ रहा है आपका, अलग अलग तरीके से अलग अलग मीडियम से आपका बिजनेस हो रहा है। उसके अंदर आपका ऑनलाइन बिजनेस भी हो गया, अलग अलग सेगमेंट आ गए। तो ट्रेड और कॉमर्स के बीच में डिफरेंस समझ लें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। आगे कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, समवर्ती सूची। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो कॉमन है यूनियन और स्टेट दोनों के लिए। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बेटा, आपका एजुकेशन, आप CBSE बोर्ड के थ्रू पढ़ रहे हैं या स्टेट बोर्ड हो गया आपका, राजस्थान बोर्ड हो गया RBSE, ठीक है। फॉरेस्ट, दोनों आपका फॉरेस्ट पे लॉ बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। ट्रेड यूनियन,
मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन। शादी हमें पता है, अडॉप्शन हमें पता है, और सक्सेशन जब आप अपनी फादर की जो प्रॉपर्टी, सक्सेशन जो संपत्ति मिलती है ना डेथ के बाद, सक्सेशन। अब एक चीज जो यहाँ पे याद रखनी है वो है आपका ट्रेड और ट्रेड यूनियन। दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, बच्चा कंफ्यूज, अगर मैंने दोनों ही पेपर में डाल दिए, दे दिए, तो ये ट्रेड किस में आ रहा है, स्टेट में, और ये किस में आ रहा है, ट्रेड यूनियन कॉन्करेंट में। तो इसको आप अभी के अभी अपनी बुक में जहाँ पे भी आप नोट करना चाहे लिख लें, हमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार जल्दीबाजी में बच्चे पेपर में ये दिक्कत कर देते हैं, तो जो कॉमन मिस्टेक्स है वो भी हम इस एनसीईआरटी सीरीज में आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आप उस गलती को ना दोहराएं। ठीक है। बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। कौन करेगा प्रिवेल? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। आपका अगर कभी किसी तरह का विवाद होता है तो यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। एनसीईआरटी में दे रखे हैं आपको 3 क्वेश्चन, पोखरण वाला क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करना है। मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी में अब आपका एक एक्सरसाइज दे रखी है जिसके अंदर 3 अलग अलग आपके पास सिचुएशंस दे रखी हैं, उन्हें प्रैक्टिस करना है। पॉज करके वीडियो को उनको पढ़ें और प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, दिक्कत आगे नहीं आएगी। अब आता है बेटा आपका रेसिडुअरी सब्जेक्ट। ऑल दो सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द लिस्ट एंड केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर केवल एक ही टॉपिक है इसके अंदर। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन देम। अब आपसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो सेंसस होता है हमारा वो किस लिस्ट में आएगा? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। ठीक है। अब आपका आगे देखें अपन, तो आपका क्या सभी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास इक्वल पावर है? देखते हैं। ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस। आप इसकी भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। आर्टिकल 371 इस बार जो आपकी बुक में दे रखा है, इसके अंदर आपको 4 स्टेट्स के अंदर बता रखा है। आसाम है आपका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रखा है, इनकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन की हो गया, एथनिसिटी हो गया, कल्चर हो गया, इसके बेस पे कुछ इनको स्पेशल स्टेटस दे रखा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आर्टिकल 371 पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बदला हुआ है। आर्टिकल 370 हटा के 371 की बात की गई है। फोर्थ, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में आ गया। देखते हैं क्या दे रखा है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। क्या अकेले पार्लियामेंट चेंज कर सकती है कोई फंडामेंटल प्रोविजन संविधान के? ना। एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। ये भी याद रखना है, 2/3 बहुमत के साथ हमें क्या करना है, पास करवाना है। स्पेशल मेजोरिटी हो गई है तो देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। अगर अभी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं, तो 14 स्टेट से तो आपको पास करवाना ही पड़ेगा। चलो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है हमारे को। जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का क्वेश्चन आता है, जो कई बार आ भी चुका है बोर्ड में, आपको इसको 2 पार्ट में क्या करना है, कवर करना है। ठीक है। और हम अगर बात करें 2 पार्ट में कवर करना है। एक तरफ तो हमारे को यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बता देना है, और एक तरफ हमें ये
ये वाला जो आपका सेगमेंट दे रखा है हम यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकते, इस वाले पार्ट को समझाना है। बच्चे क्या करते हैं, केवल इस पार्ट को आंसर शीट में लिख के आ जाते हैं, ये वाला पार्ट लिख करके नहीं आते हैं, नंबर कट जाता है। तो जो कॉमन मिस्टेक्स हो रही हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलें ताकि हम उन मिस्टेक्स को ना दोहराएं। अब आपका एक एस्पेक्ट और दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर जुडिशरी का, ये भी एक बार देख लेते हैं। इट प्लेज एन important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedure। जुडिशरी का एक अपना important role है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को प्रॉपरली आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन मेक अ डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो हाफ पार्ट था इस चैप्टर का उसको पूरा कर लिया है। अब लेक्चर 2 के अंदर हम इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे और जो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। आई होप जो आज का जो लेक्चर 1 था उसके अंदर जो आज पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया होगा। जब भी इस लेक्चर को आप देखेंगे अपने साथ अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर साथ में रखें। लेक्चर 2 में वापस आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू।